morning everybody, you are welcome for online classes of English. पिछले वीडियो में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नियम पूरे करा दिए हैं और अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइजों को आप करके देखना। 8 एक्सरसाइज लिखी हुई हैं, इनमें क्रिया को सही करके भरना है और इसके बाद अब नया टॉपिक चालू होता है वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। First of all, dear students, you will have to understand what is the active voice and passive voice. सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। नंबर 1, जर्नल रूल्स। नंबर 1, एक्टिव वॉइस और जिसे हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। जैसा कि नाम से ही विदित है कि वे वाक्य जिनमें काम का करने वाला कर्ता मौजूद हो, कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता हो, उन वाक्यों को एक्टिव वॉइस के वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनमें काम का करने वाला कर्ता मौजूद रहता हो, उन्हें एक्टिव वॉइस के वाक्य कहते हैं। बागवान प्रतिदिन बगीचे में फूल और फलों को तोड़ता है। हाँ जी, डेफिनेशन है वे वाक्य जिनमें काम का करने वाला मौजूद हो, प्रेजेंट हो, उन वाक्यों को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बागवान प्रतिदिन बगीचे में फूल और फलों को तोड़ता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ध्यान रखना। देखिए जी, काम का करने वाला कर्ता मौजूद होता है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे एक्टिव वॉइस में तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी बागवान, GARDENER, द गार्डनर। और ध्यान रखना इसके बाद अंग्रेजी बनानी है मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। तोड़ना की अंग्रेजी प्लक होती है। जर्नल किसी चीज़ को जब तोड़ते हैं तो उसके लिए ब्रेक आता है, लेकिन ध्यान रखना फूल, फलों और पत्तियों को तोड़ने के लिए स्पेशल वर्ब यूज की जाती है प्लक। जर्नल किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, पत्थर लकड़ी वगैरह को तोड़ने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना।
थर्ड पर्सन एक वचन करता है एस, प्लक्स, और ऑब्जेक्ट है क्या तोड़ता है, फूल और पत्तियों को, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बगीचे में, इन द गार्डन, और बाकी शब्द बच गया प्रतिदिन, प्रतिदिन की अंग्रेजी डे। तो वे वाक्य जिनमें काम का करने वाला कर्ता मौजूद होता है, कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, उन वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहते हैं, याद रखना। नंबर 2, हाँ जी, पैसिव वॉइस, कर्म वाच्य वे वाक्य जिनमें काम का करने वाला कर्ता या तो बिल्कुल गायब हो या कर्ता के साथ द्वारा शब्द जुड़ा हुआ हो, या कर्ता दी गई क्रिया को नहीं कर सकता हो, तो वे वाक्य पैसिव वॉइस के होते हैं। हाँ जी, याद रखना, शर्त 3 है पैसिव वॉइस के वाक्य में कि पॉसिव वॉइस का वाक्य वे वाक्य होता है कि वे वाक्य जिनमें काम का करने वाला या तो कर्ता बिल्कुल गायब होता है, कर्ता होता ही नहीं है, या कर्ता के साथ द्वारा शब्द जुड़ा हुआ हो, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। या तीसरी शर्त क्या है, कर्ता यदि दी हुई क्रिया को नहीं कर सकता हो, अर्थात कर्ता जो क्रिया वाक्य में दे रखी है उस क्रिया के कार्य को यदि नहीं कर सकता हो, तो वह वाक्य भी पैसिव वॉइस का होता है। याद रखना, यही सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए मैं पैसिव वॉइस में बदलता हूं, ध्यान रखना किस तरीके से बदला जाएगा। हाँ जी, बगीचे में प्रतिदिन फूलों व फलों को तोड़ा जाता है। माँ के द्वारा रसोई में नाश्ता तैयार किया जा रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही वाक्य पैसिव वॉइस के हैं। पहचान क्या है, पहले वाले वाक्य को देखिए, बगीचे में प्रतिदिन फूल और फलों को तोड़ा जाता है। पहले वाले वाक्य में काम का करने वाला कर्ता गायब है। कौन तोड़ता है, कौन तोड़ता है? देयर इज नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, अर्थात कोई उत्तर नहीं है। कौन तोड़ता है, कोई जवाब नहीं है, और कोई जवाब नहीं है तो ध्यान रखना
उस वाक्य में क्या होता है, कर्ता गायब होता है, और कर्ता गायब होता है तो कन्फर्म है वो वाक्य किसका होता है, पैसिव वॉइस का होता है। देखिए जी किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। और सबसे पहले किसी भी पैसिव वॉइस के वाक्य को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, निश्चित रूप से अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद निश्चित रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यू शुड एब्सोल्युटली यूज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब थर्ड फॉर्म व्हाइल यू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जब भी आप पैसिव वॉइस में किसी वाक्य को अनुवाद करते हैं तो याद रखना आपको निश्चित रूप से दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। और ध्यान रखना सबसे पहले ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है पैसिव वॉइस के वाक्य में। और एक्टिव वॉइस के वाक्य में सबसे पहले किसी भी वाक्य को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है, पैसिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है। इसके बाद निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पहले वाले सेंटेंस को देखिए जी। हाँ जी, ऑब्जेक्ट क्या है, फॉलो वे फॉलो। पहले वाला सेंटेंस है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी। और इसके बाद देखिए जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ऑब्जेक्ट बहुवचन का है, सहायक क्रिया ध्यान रखना इज एमआर वर्क, इज एमआर का यूज किया जाता है। देखिए जी, यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको निश्चित रूप से दिमाग में रखनी चाहिए। देखिए जी अंग्रेजी के अंदर दो टेंस होते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया यूज की जाती है डू और डज। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए अर्थात इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना जब इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जाता है, पैसिव वॉइस में बदला जाता है, तो याद रखना कि डू डज और डिड थ्री आर द डुप्लीकेट और टेंटेटिव हेल्पिंग वर्ब और वी शुड नॉट यूज these tentative or duplicate helping verb at the time of translating the passive voice any Hindi sentence। ध्यान रखना किसी भी हिंदी के वाक्य को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है पैसिव वॉइस में तो ये तीनों ही जो सहायक क्रियाएं हैं ये डुप्लीकेट हेल्पिंग वर्ब होती हैं, नकली सहायक क्रिया कहते हैं। और नकली सहायक क्रियाओं का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं किया जाता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के लिए डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं इज एम आर और पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है वॉज और वर का। ये ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बी टाइप की होती हैं, इन्हीं का यूज किया जाता है। डुप्लीकेट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कभी यूज नहीं होती हैं। रिमेंबर दिस थिंग। हाँ जी, आर तोड़ा जाता है, तोड़ने की अंग्रेजी प्लक और प्लक की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर प्लक्ड, इसके बाद में जो रेस्ट वर्ड रह जाते हैं उनकी अंग्रेजी बनाई जाती है। ध्यान रखिए बगीचे में, इन द गार्डन, और बाकी शब्द क्या बच गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन की अंग्रेजी आ गई डेली। ध्यान रखना इस वाक्य में काम का करने वाला कर्ता बिल्कुल गायब है। पता कैसे लगा है, क्रिया से कौन का प्रश्न करिए, उत्तर नहीं निकलता है तो वाक्य पैसिव वॉइस का है। कौन तोड़ता है, देयर इज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं है, अर्थात काम का करने वाला कर्ता गायब है। दूसरे वाले वाक्य में देखिए, ध्यान रखना कर्ता माँ है और उसके साथ शब्द क्या जुड़ा हुआ है, द्वारा। कर्ता के साथ यदि द्वारा शब्द जुड़ा हुआ है तो वह वाक्य भी पैसिव वॉइस का होता है, उसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, देखिए जी ब्रेकफास्ट,
एक वचन करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, क्या आ जाएगा? इज। और ध्यान रखना कंटिन्यूस टेंस में सहायक क्रिया के बाद लगाते हैं बीइंग। ब्रेकफास्ट इज बीइंग तैयार किया जाता है, वर्ब है मुख्य क्रिया जिसकी थर्ड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड। ब्रेकफास्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है माँ के द्वारा, द्वारा की अंग्रेजी बाय प्रपोजिशन से, और माँ की अंग्रेजी मदर। और बाकी शब्द क्या बच गया? रसोई, इन द किचन। याद रखना दूसरा वाला वाक्य है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पहला है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहले वाले में कर्ता बिल्कुल गायब है, दूसरे वाले में कर्ता के साथ द्वारा शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये दोनों वाक्य पैसिव वॉइस के हैं। याद रखना इस चीज़ को। और नंबर 3 नियम देखिए जी, तीसरा नियम क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्यों को बदलते समय मुख्य रूप से 4 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। याद रखना कि चाहे वे एफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस है उसको जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो याद रखना ये मेन नियम है तीसरा वाला कि 4 प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। हाँ जी, एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्यों को बदलते समय मुख्य रूप से 4 परिवर्तन करते हैं। याद रखना नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले ये काम करते हैं, बना देते हैं। याद रखना। नंबर 2, हमेशा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना। नंबर 4, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर भेजते हैं, ऑब्जेक्ट बनाकर भेजते हैं, उससे पहले बाई लगा दिया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। देखिए जी, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस विच वी वांट टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वी शुड रिमेंबर 4 थिंग्स अबाउट चेंजिंग एनी एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए याद रखना इन 4 बातों को याद रखा जाता है। अर्थात निश्चित रूप से ये 4 परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए जी, पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले यही काम किया जाता है। नंबर 2, याद रखना हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के मुताबिक। नंबर 3, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है।
नंबर 4, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर भेजते हैं उससे पहले बाई लगा दिया जाता है। ध्यान रखना, हिंदी के वाक्य में द्वारा शब्द लिखा हुआ रहता है जो कर्ता के साथ जुड़ा हुआ होता है, उस द्वारा शब्द की अंग्रेजी बाई से बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर भेजा जाता है उससे पहले बाई लगा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस चौथे वाला जो लास्ट का नियम है, इसमें एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन को आपको अच्छे ढंग से याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। देखिए जी, एक्सेप्शन क्या है। हाँ जी, एक्सेप्शन कर्ता के कुछ शब्दों को बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है, उन्हें अननोन एजेंट अज्ञात करता मानकर छोड़ दिया जाता है। और ध्यान रखना, वे याद रखने हैं आपको, कौन कौन से हैं। एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, none, a man, a boy, police, people, गवर्नमेंट। याद रखना कि ये ऐसे शब्द हैं सब्जेक्ट के, यदि ये सब्जेक्टिव केस में दिए हुए हैं, यदि ये सब्जेक्टिव केस में दिए हुए हैं और इस प्रकार के वाक्यों को यदि पैसिव वॉइस में बदलवाया जाता है, तो याद रखना है कि इनको बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। ये अननोन एजेंट माने जाते हैं, अज्ञातकर्ता माने जाते हैं और इन्हें छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना। देखिए जी, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग पूरे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। पीपल सब्जेक्ट दे रखा है, अननोन सब्जेक्ट है, इसीलिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना है, इसे छोड़ देना है। देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है। याद रखना, बाई पीपल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये अननोन एजेंट है, अज्ञात करता है, और अज्ञात करता है तो इसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना। अब देखिए जी, आपको जो बात याद रखनी है वो बात क्या याद रखनी है कि यदि एप्टी, फाउलर और
एजे थॉमसन जो अंग्रेजी के लर्नेड विद्वान हैं, उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश में कि यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के सब्जेक्ट ध्यान रखना, यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के शब्द यदि सब्जेक्टिव केस में दिए हुए हैं तो उन्हें भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। और इस चीज के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि फर्स्ट पर्सन कहने वाले के लिए, सेकंड पर्सन सुनने वाले के लिए, जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एक दूसरे के सामने होते हैं तो उन्हें बाई प्लस ऑब्जेक्ट में लिखने की कोई यूटिलिटी नहीं होती है। और थर्ड पर्सन के बारे में एक्सप्लेनेशन ये है कि ध्यान रखना, ही इस दुनिया के सारे ही इंसानों के लिए यूज किया जाता है, सी इस दुनिया की सारी ही लड़की और औरतों के लिए यूज किया जाता है जो फेमिनाइन के अंदर आती हैं। इसीलिए याद रखना ये भी अज्ञातकर्ता माने जाते हैं और ध्यान रखना इन्हें बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है, ही सी दे, इनको भी छोड़ दिया जाता है मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग और मॉडर्न रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, इनको भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है, याद रखना। हाँ जी, और नेक्स्ट अगला नियम है, देखिए कितना टाइम है भाई, और रूल नंबर 4 देखिए जी, हाँ जी, एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रोनाउंस को निम्न प्रकार से बदला जाता है। ध्यान रखना किस तरीके से बदला जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो मी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है तो आई, वी अस, यू यू, ही हिम, सी हर, दे देन। याद रखना एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रोनाउन को निम्न प्रकार से बदला जाता है। यदि यू के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, सब्जेक्ट भी यू ही होता है। हिम के सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो ही, और ऑब्जेक्ट बनाना है तो हिम हो जाता है। याद रखना प्रोनाउन को निम्न प्रकार से बदला जाता है। और नंबर 4, नंबर 4 देखिए जी, अगला नंबर टेंस के 8 भागों का ही पैसिव वॉइस बनता है। प्रत्येक टेंस के चौथे भाग परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर